Assalamualaikum everyone. So today we are going to discuss about the frozen shoulder. फ्रोज़न शोल्डर के बारे में जो हम यहाँ पर चीज़ डिस्कस करेंगे वो हमारे पास उसकी सारी चीज़ें हैं लाइक होता क्या है हमारे पास, उसकी एनाटमी वगैरह क्या होती है, कॉज, इफ़ेक्ट, ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी, ईच एंड एवरीथिंग. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले अगर हम ये देखेंगे फ्रोज़न शोल्डर का दूसरा नाम क्या है तो वो हमारे पास एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है. आई हैव बीन रीडिंग ऑल ऑफ दीज नोट्स और मैं आपको समझा रही हूँ. So if you really want to get those notes, so you have to write them down on your notebooks or you can just take the screenshots of these. Okay. Further moving on, there is this thing कि हमारे पास होता क्या है फ्रोज़न शोल्डर. फ्रोज़न शोल्डर हमारे पास ये होता है कि जो हमारा ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट होता है ना, वहाँ पर जो कैविटी होती है, कैप्सूल होता है, वो विद एनी रीज़न इन्फ्लेम्ड हो जाता है, उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है और जो शोल्डर जॉइंट है वो इटसेल्फ स्टिफ हो जाता है हमारे पास. ठीक है, जिसकी वजह से कैप्सूल के अंदर टाइटनेस आ जाती है और जो आपकी शोल्डर की मूवमेंट्स होती हैं वो आप जो है वो नहीं कर सकते हैं. उसके बाद अगर हम ये देखें कि कौन सी बेसिक एनाटमी इसके अंदर आती है, तो मैंने अभी जैसे कहा कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है, ये हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसलिए है क्योंकि स्कैपुला की जो ग्लिनॉइड कैविटी है उसके अंदर ह्यूमरस का हेड आके अटैच होता है, तो वो एक बॉल और सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट कहते हैं. जो फ्रोज़न शोल्डर से मेनली जगह इफ़ेक्ट होती है वो यही है, क्योंकि हमने कहा कि कैप्सूल की टाइटनेस है ना, तो ये मिलके कैप्सूल बना रहे हैं. उसके बाद इसमें हमारे पास जो जॉइंट कैप्सूल के अंदर सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, उनके अंदर जो फाइबर्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और उनके अंदर एडहेशंस कॉज हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो मूवमेंट होती है या मोशन होती है वो लिमिटेड हो जाती है. उसके बाद अगर हम ये चीज़ देखें कि एपिडेमोलॉजी क्या है, यानी कि इसका इफ़ेक्ट क्या है, तो ये ज़्यादातर 40 से 60 एज के दरमियान में कॉमन है और मोस्टली ये जो ख़वातीन होती हैं, विमेन होती हैं, इनके अंदर ये कॉमन होता है. और इसके अलावा जो हमारे पास डायबिटीज़ के आपके पास पेशेंट आते हैं उनके अंदर ये होता है. अगर आप इसको नोट डाउन करें तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनको लाइफ में होना ही होना होता है फ्रोज़न शोल्डर. इसके अलावा अगर आपका थायराइड का कोई प्रॉब्लम है या किसी पेशेंट को पार्किंसन है या कोई ऐसी इंजरी हुई है जिसकी वजह से कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट लिया गया है एट द लेवल ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट या शोल्डर जॉइंट, तो फिर भी इनको ये प्रॉब्लम जो है वो कॉज हो सकता है. उसके बाद फर्दर मूविंग ऑन, अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की इसकी बात करें तो इसके अंदर हमारे पास जो हैं वो 3 इसके स्टेजेस आते हैं. पहला हमारे पास है फ्रीजिंग स्टेज, देन फ्रोज़न स्टेज एंड देन थॉइंग स्टेज. फ्रीजिंग स्टेज के अंदर हमारे पास ये होता है कि जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन जो स्टिफनेस होती है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ रही होती है, वो एकदम से क्रिएट नहीं हुई भी होती. फ्रोज़न शोल्डर की बात करें तो फ्रोज़न का मतलब होता है जम जाना, तो पेन इतना नहीं होता, लेकिन जो स्टिफनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो मूवमेंट होती है नॉर्मली आप नहीं परफॉर्म कर सकते, एक जगह पे रह जाता है हाथ. उसके बाद अगर हम डॉइंग स्टेज की बात करें तो इसके अंदर रिकवरी आती है, इसको हम रिकवरी वाला फेस भी कहते हैं, और इसके अंदर जो स्टिफनेस है उसके अंदर कमी भी आती है. उसके बाद हमारे पास एटियोलॉजी यानी कि जो इसका कॉज है ये अननोन है, क्योंकि इट्सेल्फ ये कॉज है. जैसे भी मैंने कहा ना कि ये एक डिज़ीज़ नहीं है, ये हमारे पास इस तरह से होता है कि जो फ्रोज़न शोल्डर है, कोई अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई मसला चल रहा है और आपको साथ फ्रोज़न शोल्डर भी हो गया, तो इसका मतलब है कि जो भी मसला आपकी बॉडी में चल रहा था उसका इफ़ेक्ट है फ्रोज़न शोल्डर. फ्रोज़न शोल्डर इट्सेल्फ कोई डिज़ीज़ नहीं है. ठीक है, और जैसे शुगर वाला मरीज़ है तो शुगर की वजह से ही उसको फ्रोज़न शोल्डर हुआ है. और अगर इस तरह से है कि आपको लगता है कि आपको कोई डायग्नोसिस, किसी बीमारी का कोई डायग्नोसिस नहीं हुआ, बट आपको पेन रहता है और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हो और वो आपको ये बताता है कि आपको फ्रोज़न शोल्डर हो गया है, दैट मीन्स कि ये एक साइन है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई मसला वगैरह चल रहा है. इसके अलावा हमने पेशेंट को डायग्नोस कैसे करना है, इसके बहुत ज़्यादा लाइक डायग्नोसिस हैं.
हैं। कॉमन जो इसके अंदर डायग्नोसिस है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जो पेशेंट आता है वो ये कंप्लेन करता है कि रात को उसको कंधे में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है, स्लीप उसकी डिस्टर्ब हो जाती है और इस तरह से ही उसको ये सारे मसाइल होते हैं। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि आप डायग्नोस कैसे करेंगे, तो दो ही मसले इस लेवल के ऊपर हो सकते हैं, या फ्रोज़न शोल्डर या रोटेटर कफ इंजरी हो सकती है। तो दोनों के दरमियान में डायग्नोस करने के लिए हम ड्रॉप आर्म टेस्ट यूज़ करते हैं। ड्रॉप आर्म टेस्ट हमारे पास ये होता है कि हम पेशेंट का आर्म जो है वो 90 डिग्री तक फ्लेक्स कराते हैं और उसको कहते हैं कि यहाँ से अब इसे नीचे जाने दें। अगर तो वो बिल्कुल ऐसे उसमें से हाथ ऐसे एकदम से नीचे गिर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता से नीचे नहीं आता, इसका मतलब है कि उनको रोटेटर कफ इंजरी है। तो वो ड्रॉप आर्म टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो रोटेटर कफ इंजरी हो जाती है, और अगर वो नेगेटिव आ रहा है ड्रॉप आर्म टेस्ट, यानी पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता करके हिला रहा है अब बाजू को नीचे और उसको दर्द भी महसूस हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि जो आपके पास पेशेंट है उसको फ्रोज़न शोल्डर है। इसके अलावा हम उनकी ROM यानी गोनियोमेट्री करके रेंज ऑफ मोशन को टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो लिमिटेड आती हैं तो फिर हम जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं कि इनको फ्रोज़न शोल्डर है। इसके अलावा कैप्सूलर पैटर्नर का ये हमारे पास मतलब है कि कौन कौन सी जो मूवमेंट्स हैं वो लिमिटेड होंगी। तो सबसे पहले एक्सटर्नल रोटेशन लिमिटेड होगी, देन एबडक्शन होगी, देन इंटरनल रोटेशन होगी एंड देन फ्लेक्शन होगी। इसके अलावा पैल्पेशन एंड स्पेशल टेस्ट है। पैल्पेशन स्पेशल टेस्ट में ये होता है कि आप शोल्डर के ऊपर जो मसल्स होते हैं उनको आप हाथ लगाते हैं, आप उनको पैल्पेट करते हैं और वो आपको फिर पता चलता है कि मसल्स जो हैं वो टाइट हुए हुए हैं या नहीं हुए। उसके बाद अगर हम आगे चले जाएं ट्रीटमेंट के लिए, तो फिजियोथेरेपी के अंदर जो पेन, सबसे पहला जो आपने काम करना है वो आपने पेन को रिलीव करना है, ठीक है। पेन को रिलीव करने के लिए आप टेंस लगाएं, हॉट पैक लगाएं, अल्ट्रासाउंड थेरेपी दें, ठीक है। इसमें से जो कॉमन है वो टेंस और हॉट पैक है। इसके अलावा सेकंड स्टेज में हम उनकी जो रेंज ऑफ मोशंस होती हैं उनको इम्प्रूव कराते हैं, जिसके अंदर हम वॉल क्लाइंबिंग यानी कि जो फिंगर वॉल क्लाइंबिंग होती है वो कराते हैं। पेंडुलम एक्सरसाइजेज बहुत अच्छी रहती हैं इसके लिए। रोप कराएँ, पुली कराएँ। इसके अलावा और जितनी भी आपके पास शोल्डर वाली एक्सरसाइजेज होती हैं जिसके अंदर पेशेंट को पेन इतना नहीं हो रहा, वो आप उनको करा सकते हैं। इसके अलावा पोस्टर वगैरह की एजुकेशन देनी है। बाज़ औक़ात पेशेंट इस तरह से आपके पास आता है कि आप उसको एबडक्शन करा रहे हैं या फ्लेक्शन करा रहे हैं और वो साथ साथ दूसरा कंधा भी आगे पीछे मूव कर रहे हैं, तो वैसी जो आपके पास मोशन है तो वो नहीं होनी चाहिए, उससे कोई रेंज ऑफ मोशन वगैरह कुछ भी इम्प्रूव नहीं होगा। इसके अलावा जैसे हमने कहा कि स्लीप डिस्टर्ब होती है, तो स्लीप के बारे में आप उनको एजुकेशन दे सकते हैं कि आपने अपनी एल्बो के नीचे कुछ रखना है, साइड स्लीपिंग कर रहे हैं तो सपोर्ट रखनी है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमने उनकी स्ट्रेंथनिंग भी करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली मसल वगैरह भी वीक हुए हुए होंगे, तो हम कोई भी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज उनको करा सकते हैं और कोई भी स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज करा सकते हैं ताकि उनके जो मसल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएँ। इसके अलावा हमने उनको, अगर हम फिजिशियन की बात करें कि अगर बहुत सवेयर हो चुका है हमारे पास जो फ्रोज़न शोल्डर है, तो अगर हम इस चीज़ की बात करें तो फिजिशियन स्टेरॉइड के इंजेक्शंस भी देते हैं। इसके अलावा अगर बहुत सवेयर है तो सर्जिकल जो ट्रीटमेंट है वो भी किया जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। इसके अलावा जो फ्रोज़न शोल्डर का आपके पास पेशेंट होता है उसकी बहुत सारी जो हैं वो कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं और वो कोशिश कर रहा होता है कि उसका जो है वो जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाए। अगर आप ये देखें कि रिकवरी इसके अंदर कब तक होती है, तो 1 से 2 साल में वो खुद ब खुद ही रिकवर हो जाता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट। लेकिन ये इतना पेनफुल होता है कि जो भी पेशेंट है वो डॉक्टर विज़िट उसको करना पड़ता है। तो बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आप 3 to 6 मंथ्स के अंदर ये रिकवर हो जाता है और 3 मंथ्स में बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही होती है कि अगर आप डेली सेशंस वगैरह लें। तो फ्रोज़न शोल्डर का हमारे पास जो एट द एंड हमारे पास समरी है वो यही है कि हमने ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यू करना है और जो हमारे पास प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं और सारी चीज़ें हैं वो हमने करवानी है पेशेंट को। और हमारे पास ये वाला टॉपिक है ये यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप सो कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे एंड आपको ये सारी चीज़ समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द फ्रोज़न शोल्डर देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आपको नेक्स्ट कौन से डिज़ीज़ के ऊपर जो है वो वीडियो चाहिए। I'll be considering that. Thank you so much. Take care of yourselves. Allah Hafiz.